हेलो दोस्तों, आप तो कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। यदि आपने नेट JRF कर लिया है दोस्तों, तो हम आप चलिए मिलके प्रैक्टिस सेट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट आप देख पा रहे होंगे, यह सेट जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय का है। साल्व पेपर है व्याख्यात्मक। आइए चलते हैं, आज हम पहला प्रश्न पत्र हल करते हैं और देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं कैसे आए हुए हैं, हमें अपनी तैयारी को किस तरीके से ले जाना है, किस किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वहाँ पे फिर हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। आज अभी इस समय चलेंगे, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध परीक्षा की पेपर को हम हल करने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला क्या है। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह प्रश्न है दोस्तों, GDC राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा का, और परीक्षा तिथि है 15 मार्च 2022। यदि आप इस परीक्षा में बैठे होंगे दोस्तों, तो प्रश्नों के नेचर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, उत्तर दीजिए। और देखिए, अभी तक हमने जो तैयारी किया है वो कितने लेवल की है दोस्तों, कमियां कहाँ हैं। इस प्रश्नोत्तरी का मतलब बस इतना है कि अब आप अपनी कमी को देखें और उस कमज़ोर पोर्शन को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पे आपको 40 मिनट देने हैं दोस्तों, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर अपने कमज़ोर पोर्शन को पढ़िए। ये नहीं हम यूट्यूब पे आए हैं तो दिन रात यही करते रहें, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा, परीक्षा हमसे दूर चली जाएगी। और परीक्षा निश्चित समय पे ही होगी दोस्तों, वो हमें तैयारी करने के लिए पर्याप्त तो समय मिलता है, लेकिन उतना समय नहीं देगी जितने के लिए हम अभी भटक रहे हैं। यूट्यूब सागर है दोस्तों, यहाँ पे अच्छे कंटेंट को देखें और फिर पढ़ें। ज़रूरी नहीं आप मेरे चैनल पे ही पढ़ें, आपको कंटेंट जहाँ भी अच्छा लगे दोस्तों वहाँ आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़िए। क्योंकि हम ये जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वह समुद्र है। अब समुद्र में हमें डूबना भी है और आपने ज़रूरत की चीज़ भी लेनी है दोस्तों। इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका आभार, क्योंकि आपने नेट JRF की परीक्षा पास की और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लग रहे हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं प्रश्नों का नेचर, और इसके बाद इसके व्याख्यात्मक हल को देखेंगे दोस्तों। जरूरी नहीं सारे प्रश्न करने, धीरे धीरे करके करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया। तो आप सभी जानते हैं अरस्तु क्या थे, ये कैसे थे बताइए, कौन से वैज्ञानिक थे, चिकित्सा शास्त्र के वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, आप अरस्तु को ही जानते होंगे कि ये बायोलॉजी के भी जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, तो आप यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे। तो कहाँ चिकित्सा शास्त्र, इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, B नंबर। अब देखेंगे, हम इसका व्याख्या देख लेते हैं, अरस्तु से संबंधित क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं प्रैक्टिस सेट में। अरस्तु ने विरेचन शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया है। विरेचन शब्द यूनानी कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। यूनानी चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है कैथारसिस तथा भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द आयुर्वेद है विरेचन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है रोचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों अर्थात उदर के विकारों की शुद्धि। उदर माने पेट होता है दोस्तों। स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन शोधन आवश्यक है, उसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह तथा क्रोध आदि मानसिक मलों का निष्कासन एवं शोधन आवश्यक है। मल मतलब जो हमारे शरीर से गंदी चीज़ें शरीर से बाहर आती हैं गुदा के माध्यम से दोस्तों, उसे मल कहते हैं। और इनका कहने का मतलब ये है कि आप देखते हैं ना, जिस तरीके से हमारे शरीर में जो हम खाते हैं उसके बाद जो हमारे मल होते हैं, जो मल जो निष्कासन होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर से क्या क्या निष्कासित होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, इन सब चीज़ों में हम क्या करेंगे, मानसिक मलों, ये दिमाग की जो है गंदगियां हैं, इन्हें क्या करेंगे, इनका शोधन करेंगे, इन्हें बाहर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न का व्याख्या आपको समझ आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं और थोड़ा सा और समझते हुए। विरेचन का उल्लेख अरस्तु की रचना में केवल 2 स्थानों पर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कितने स्थानों पर मिलता है, 2 स्थानों पर मिलता है। ठीक है, प्रथम उल्लेख है उनके पोएटिक्स काव्यशास्त्र जो आप पढ़ते हैं ग्रंथ में, जहाँ
ट्रेजेडी के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। ट्रेजेडी मतलब कि घटना, ठीक है। दूसरा राजनीतिक नामक ग्रंथ में, जहां उन्होंने संगीत की उपयोगिता को प्रतिपादित किया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पुष्टि मार्ग, देखिए एक बार आंसर को संशय में रखेंगे दोस्तों, ठीक है, फिर आप विचार कीजिएगा नेक्स्ट अगले प्रश्न से, उसके बाद हम व्याख्या पे आएंगे। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तक का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्य में किसे दिया गया? निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या हो रहा है? पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तक का श्रेय किसे माना गया है कि पुष्टि मार्ग के मत के प्रवर्तक हैं। तो और श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्य, मतलब वैष्णव आचार्य हैं, ध्यान दीजिएगा, शैव वैष्णव होते हैं ना, तो ये क्या है? वैष्णव आचार्यों में किसे दिया गया है? निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो सभी जानते हैं आप, ये प्रश्न इजी दोस्तों, वल्लभाचार्य, ठीक है। चलिए अब वल्लभाचार्य के बारे में अच्छे से विस्तृत पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ध्यान से, पुष्टि मार्ग प्रवर्तन के श्रेय वैष्णवाचार्यों में वल्लभाचार्य को दिया जाता है। ध्यान दीजिए, किसको दिया जाता है? वल्लभाचार्य को दिया जाता है। पुष्टि मार्ग की आधारशिला महाप्रभु वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन के आधार पर रखी थी। इसमें प्रेम प्रमुख भाव है। क्या है? प्रेम, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रेम क्या है? प्रमुख भाव है, ठीक है, प्रमुख भाव है। इसे जो है कि वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत दर्शन पर आधारित है। पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान के स्वरूप दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। किसके अतिरिक्त? भगवान के स्वरूप के दर्शन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, वह आराध्य के प्रति, मतलब जिसको, आराध्य का मतलब होता है जिससे आप ज्यादा प्यार करते हैं, जिन देवी देवता से आपका ज्यादा समर्पण होता है, ठीक है, उसके इसको प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहते हैं, मतलब प्रेम में लीन। और भगवान, ध्यान दीजिए, भागवत पुराण के अनुसार भगवान का अनुग्रह ही पोषण या पुष्टि है, ठीक है। इसका मूल मंत्र उपनिषद में पाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से ही प्रश्न बनता है। यदि आप पुराने पेपर को कर लिए तो समझिए 60% आप परीक्षा को पास करिए, और 10% में क्या होती है? मेरिट बनती है। वहाँ पे जब आपका अथक प्रयास रहेगा, अथक मेहनत रहेगी, तो आप कामयाब होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, इसका मूल मंत्र उपनिषद में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलें। हिंदू धर्म के अनुसार वर्थिनी एकादशी की महिमा बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए है कि विक्रम संवत 1535 में इसी एकादशी को पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था, ठीक है। संसार में दैविक भौतिक सुख से दुखी प्राणियों के लिए पुष्टि मार्ग वह साधना का पथ है जिस पर चलकर व्यक्ति कष्टों से मुक्त होकर भी कृष्ण की भक्ति के अलौकिक आस्वाद पा सकता है। पाकर क्या होगा? धन्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 3 है। ध्यान दीजिए, यह साम पराजय की भय की संशय की भय। ध्यान दीजिए, फिर से देखते हैं। यह साम पराजय की भय की संशय की। यह साम क्या है? पराजय की है, मतलब हार की है, भय की है, संशय की है, ठीक है। भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचना सा भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। यह पंक्ति किस रचना की है? अब बताइए। तो पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपने अंधा युग पढ़ा होगा तो ऐसे कथानक आए हुए हैं। अब तो रचनाओं के अंदर से घुस के जो है कि परीक्षक जो प्रश्न को पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आप देख लिए हैं कि संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है। और आप सभी जानते हैं अंधा युग जो है कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक अच्छा सा रचना है दोस्तों। अंधा युग नाटक में धर्मवीर जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है, जो आज के युग में, वर्तमान युग में हो रहा है। ये तो पौराणिक कथाएं थी, फिर उससे जोड़ते हुए धर्मवीर भारती जी ने क्या किया है? आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है तथा आज के विघटित मानव मूल्यों की समस्या को नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ
आदि जीवन सत्यों का मुखरित किया है। धर्मवीर भारती की रचना एवं उनके प्रकाशन वर्ष। दोस्तों थोड़ा जल्दी से देखेंगे, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, क्योंकि मिलान वाले प्रश्न बनते हैं। ठंडा लोहा इन्हीं का है 1946, अंधायुग 1954, कनुप्रिया 59, सात गीत वर्ष 1996, सपना अभी भी है 1993, अध्यांत मृत्यु के बाद की प्रकाशित 1999, गुनाहों के देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 52, पहल खत 1991, 11 सपनों का देश 1960। ठीक है, आप देखेंगे इनकी कहानी संग्रह फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गलियां, गली की आखिरी मकान 1969, और सांस की कलम से सन 2000, निबंध संग्रह यहाँ से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1959, कहानी अनकहानी 70, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 95, शब्दिता। ये शब्दिता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकेला भी पूछा गया ये प्रश्न है, किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या कम रह जाएगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो आप सभी जानते हैं तिलस्मी अय्यारी के कौन माने जाते हैं, तो ये हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। ठीक है, इनके भी उपन्यास बड़े मज़ेदार हैं, कभी समय मिले तो पूरा पूरा पढ़िए दोस्तों। हम अभी उपन्यास की बुक का जो है कि कलेक्शन कर रहे हैं, हम पूरे उपन्यास आप सभी को पढ़ाएंगे, जितने असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी असिस्टेंट में जितने लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकीनंद खत्री थे। ठीक है, अभी है नहीं, थे। खत्री जी के उपन्यासों का संस्कार तिलस्मी अय्यारी से भरपूर उर्दू दास्तानों तथा प्राचीन भारतीय राजकुमार राजकुमारियों की प्रेम कथाओं से निर्मित ऐसा संसार है जिसमें कुछ अतार्किक जादुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे और इनकी व्याख्या को पूरा करेंगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तथा चमत्कारी अय्यारी अरबी भाषा का शब्द है। अभी आपसे ये भी पूछा जाएगा ना, चमत्कारपूर्ण है अय्यारी किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है तीव्रगामी या चपल व्यक्ति। ठीक है, चलिए देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलकर हरे कृष्ण जौहर ने कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, माया महल, बैंक मोहिनी, भयानक खून आदि अय्यारी उपन्यासों की रचना की। ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी ने भी शीश महल नामक उपन्यास लिखा। लेखकों को खत्री जैसे लोकप्रियता नहीं मिली। ये लोग भी प्रयास किए क्योंकि उस समय के लेखक थे, लेकिन इनको उनके जैसा प्रयास नहीं मिला। मतलब किनके जैसा, तो वो थे खत्री जैसा। ठीक है, गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास का सूत्रपात किया। इनके उपन्यास के कथानक बड़े भयंकर हत्याओं, डाका, रहस्य, षड्यंत्रों से ओतप्रोत हैं। देखिए एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसका आप उत्तर दीजिए। सुदामा चरित किसकी रचना है? नंददास की, नरोत्तम दास की, कृष्णदास की, सूरदास की। तो आप सभी जानते हैं सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। अब ये नहीं सुदामा है तो हम सूरदास लगा दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, परीक्षा तो परीक्षा होती है दोस्तों, और अच्छे से परीक्षार्थी की परीक्षा लेती भी है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं एक नज़र फटाफट इनकी व्याख्या को। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की अद्भुत रचना है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। सुदामा चरित में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, ठीक है, सुदामा की दिनहीन दशा, कृष्ण द्वारा अपने बाल सखा बचपन का दोस्त को बिना एक शब्द बोले सहायता करना आदि प्रसंगों का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो ये हमारी बचपन की सुनी हुई कहानी है दोस्तों, कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी तोड़ने जंगल गए थे, और कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए, सुदामा जी नीचे रहे, उन्होंने सारे चने खा गए। तो उसमें गुरु ने आशीर्वाद दिया, उनको राज्य मिला, ये बिल्कुल कंगाल हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे बचपन की सुनी हुई कहानियाँ हैं, जो लेखकों ने अपने कलम से उनको क्या किया है, क्रमबद्ध कर दिया है। ठीक है, नरोत्तम दास जी ब्रजभाषा के कवि कहे जाते हैं।
इनकी प्रमुख रचना सुदामा चरित एकमात्र खंड काव्य है जो हिंदी साहित्य के अमूल्य रचना मानी जाती है। इनके जन्म के विषय में अनेक मत हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अध्ययन के अनुसार महाकवि का जन्म काल संवत 1610 माना जाता है। ये कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके परिवार के विषय में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि इनका जीवन विवादास्पद है, मतलब इनके जन्म मृत्यु किसी को पता नहीं है। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनका उत्तर दे दीजिए, फिर आगे चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना है? भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद जोशी, विष्णु प्रभाकर और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आप बताएंगे किसकी रचना है, तो बता दीजिए। इलाचंद जोशी। किसकी रचना है? इलाचंद जोशी जी की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। इलाचंद जोशी के बारे में थोड़ा सा आप विस्तृत जान लीजिए क्योंकि यह व्याख्या दी हुई है। डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी की कहानी है। इलाचंद जोशी अल्मोड़ा के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मे तथा हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखन के प्रणेता हैं। आप हिंदी, संस्कृत तथा बंगला भाषा के विद्वान थे। 3 भाषा के, हिंदी के भी, संस्कृत के भी, बंगला के भी, एवं अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा भी कई विदेशी भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, अच्छे थे दोस्तों। अब इनकी कुछ रचना आप फटाफट देख लीजिए जिससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, एक जिप्सी, ध्यान दीजिए। लज्जा 1929, सन्यासी कई बार पूछा गया। पर्दे की रानी 1941, प्रेत की छाया 1946, निर्वासित 1948, मुक्तिपथ 1950, जिप्सी 1952, सुबह के भूले 1952। ठीक है, दोनों रचनाएं हैं। जहाज का पंछी और ऋतु चक्र 1969। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं और कुछ इनकी कहानियां हैं, कहानी को देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग। कहानियां देखिए इलाचंद जोशी की। कभी कभी ये कहानियां खोजने से भी नहीं मिलती दोस्तों। धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक, छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कंटीले फूल और लजीले कांटे आदि, समालोचना तथा निबंध, साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, सरत, व्यक्ति और कलाकार, रविंद्रनाथ, देखा परखा आदि। ठीक है, आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। देखिए 7 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। अब आप ध्यान देंगे, यदि आपने विस्तृत पढ़ा हुआ है तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। हाँ, ए नंबर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। क्या है? दार्शनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए नंबर क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दार्शनिक दृष्टिकोण है। कैसे कोण है? दार्शनिक। आगे दूसरा बी नंबर, मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है और क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। सी नंबर आपने देखा। डी नंबर देखिए, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। यह प्रश्न क्या होता है, थोड़ा सा कष्टदायी हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे जब आप मार्क्सवाद के बारे में बहुत अच्छा पढ़े होंगे तभी इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो यही सब प्रश्न क्या करते हैं, मेरिट का निर्धारण करने लगते हैं। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। पहला तो सही है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, जरूरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर। आप इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही है, विचारणीय है, कथन असत्य है। मार्क्सवाद पूंजीवाद का विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, बिल्कुल सही है। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। तभी तो कितने कवि कैसे लिखे हैं ना, आपने पढ़ा होगा, आपने अज्ञेय को पढ़ा होगा और आपने इनको पढ़ा होगा जो फैटेंसी के लिए जाने जाते हैं, क्या नाम है इनका भी दिमाग में नहीं आ रहा है।
और केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ा होगा, सतपुड़ा के जंगल, जिन जो कविताएं लिखी गई, ये सब क्या हैं? ये सब तो गरीबों के लिए ही ना लिखी गई दोस्तों। तो यहाँ से गरीब भी अपने अधिकार को जानना शुरू किया। फिर आप ये इसको आप एक तरीके से मान सकते हैं, गांधी का समय चल रहा था। मार्क्सवाद प्रजातांत्रिक संख्या को पूंजीपतियों की संख्या मानते हैं, जो उनके हित तथा श्रमिक के शोषण के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है और धर्म के मानव जाति के लिए अफीम कहा है, क्योंकि धर्म व्यक्ति को बुरे कर्म से बचाता है दोस्तों। यदि आपने देखा होगा, धर्म न मानने से अच्छा है कि हम धर्म को मानें, क्योंकि हमें कई चीज़ों से बचा देता है। मार्क्सवाद, देखिए ध्यान दीजिए, अगले पॉइंट पे चलेंगे। मार्क्सवाद अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करता है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म का स्पष्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सभी जानते हैं, राजा राम मोहन राय। आइए राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सन 1813 के बाद ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म का प्रबल जो है कि आक्षेप करना आरंभ कर दिया था। आरंभ में तो ये राजा राम मोहन राय उन आक्षेपों का उत्तर देते थे, किंतु बाद में उन्होंने शुद्ध एकश्वरवाद की उपासना के लिए 20 अगस्त, ये प्रश्न पूछा जाता है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना। ये प्रश्न मिलाने में आते हैं, यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया था, बल्कि क्या किया था? ध्यान दीजिए, उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय को खड़ा नहीं किया था, बल्कि धर्म की उच्च शिक्षाओं के तत्व से एक समान पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, आगे देखिए। ब्रह्म समाज का प्रमुख सिद्धांत एक ही ईश्वर की उपासना, मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना तथा सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। राजा राम मोहन राय ने जाति प्रबंधों का खंडन किया। अब ब्रह्म समाज की साप्ताहिक अधिवेशन में वेदों को पाठ और उपनिषद के बांग्ला अनुवाद का वाचन होते थे। ठीक है, एक प्रश्न और है, यहाँ से देख लीजिए फटाक से। पूर्वी हिंदी बोली नहीं है, तो आप सभी जानते हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप सभी जानते हैं, बुंदेले हर बोले कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये तो बघेली भी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC में आती है ना, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये नहीं है बुंदेली। आप इनका ऐसे ही याद कर लीजिए, पूर्वी बोली ABC के माध्यम से, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी बोलियां हैं। अब इसमें एक जो नहीं होगी वो नहीं होगी। ठीक है, तो बुंदेली नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऐसे थोड़ा कोड भाषा में करके आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और कुछ समय के लिए अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत देखिए, आप देख लीजिए, जो है कि बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली भारत के एक विशेष क्षेत्र बुंदेलखंड की बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में बोली जाती है। यह कहना बहुत कठिन है कि बुंदेली कितनी पुरानी बोली है, लेकिन ठेठ बुंदेली के शब्द अनूठे हैं, जो सदियों से आज तक प्रयोग में आ रहे हैं। बुंदेलखंड की पार्टी पद्धति में 7 स्वर तथा 45 व्यंजन है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, 7 स्वर हैं और 45 व्यंजन हैं। का तंत्र व्याकरण ने संस्कृत के सरलीकरण प्रक्रिया में सहयोग दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा, पूर्वी एवं पश्चिमी हिंदी में विभाजित किया। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों को वे हिंदी की बोली मानते हैं। ग्रियर्सन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश मानते हैं। ये भी प्रश्न छोटी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। ग्रियर्सन कहाँ मानते हैं? तो अर्धमागधी में मानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न टीजीटी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। वहीं धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश मानते हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी मानी जाती हैं, जिसका जिक्र हमने ABC के माध्यम से किया था दोस्तों। ठीक है, आप इन्हें याद कर लें। आइए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं है। पत्नी, कफन, कजाकी, पुष्किरात। कफन और पुष्किरात
पे आप बिल्कुल कन्फर्म होंगे उनकी होगी। ये कजाकी आप नया सुन रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आप इसी में और पत्नी में कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रश्न यहीं से गलत हो जाएगा। अब पैतनी जैनेन्द्र की कहानी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्ट पता होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्वर ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। पत्नी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। पत्नी कहानी जैनेन्द्र कुमार की कालजयी रचना मानी जाती है। मौन मितव्ययिता के धनी जैनेन्द्र कुमार स्त्री मन के चितेरे हैं। दबे पांव स्त्री के अंत में गहरी पैठ बनाते हुए वे न केवल उनकी दमित आकांक्षाओं और छत विछत सपनों को सतह पर लाते हैं, बल्कि वे हद अनायास भाव से स्त्री को स्त्रीहीन एवं शून्य, मतलब स्त्री को स्त्री, ध्यान दीजिए इस शब्द का, बनाने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था के हृदयहीन चरित्र को भी प्रकाश में ले आते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आगे चलिए। पूस की रात कफन कजाकी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। दो तो चर्चित है, एक को आपको ध्यान देना है, कभी भी पूछी जा सकती है। प्रेमचंद मूलतः सामाजिक कहानीकार हैं, आप सभी जानते हैं कैसे कहानीकार हैं, सामाजिक कहानीकार हैं। कहानी विधा के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की। प्रेमचंद से पूर्व जो कहानी लिखी गई उनमें मनोरंजन के तत्व होते थे, किंतु मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक समस्याओं को लेकर कहानी लिखा। आप देखेंगे ना चिमटे की समस्या, ईदगाह को जब आप पढ़ेंगे। अब तो कहानी से बहुत अंदर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। आज दिन बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में, यह किस कवि की काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन, रागे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं आज नदी बिल्कुल उदासी थी, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित यह कविता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, पंक्ति है, कविता नहीं पंक्ति है दोस्तों। हाँ, प्रश्नगत काव्य पंक्तियां केदारनाथ अग्रवाल की हैं। केदारनाथ अग्रवाल आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और कथाकार, अपने जन्मवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के अनुसार एक नदी बिल्कुल शांत है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, मानो उदास होकर सो गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नारी रोज के काम से थक जाने के बाद उदासीन होकर सो जाती है। चाहे वो नदी हो या नारी हो, नदी हो या नारी, दोनों इस जगत के लोगों को खुशी के लिए अपने अंदर उत्पन्न हुए कंपन को स्वयं तक समेट लेती हैं। समाज की मर्यादाओं में स्वयं को बंधकर अपने सर पर वस्त्र रखती हैं। पंक्ति के अनुसार ध्यान दीजिएगा, पंक्ति के अनुसार हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उसे निद्रावस्था में कुछ देर छोड़ दें तथा नारी रूपी नदी को कुछ देर विश्राम करने दें। केदारनाथ जी द्वारा रचित ये पंक्तियां बहुत रूपों में नदी और नारी की अस्त व्यस्त जीवन की झलक दिखलाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाक से देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। समय भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब आप नहीं पढ़ेंगे ना तो परीक्षा में कर भी नहीं पाएंगे क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, क्या गोरी क्या सांवरी स्मरण के लेखक कौन है? देवेंद्रनाथ सत्यार्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामवृक्ष वेणीपुरी, कन्हैयालाल विष्णु प्रभाकर। तो आप सभी जानते हैं इनके जो है कि संस्मरण के लेखक हैं देवेंद्रनाथ सत्यार्थी। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक देवेंद्रनाथ सत्यार्थी हैं। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखित आलेख स्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण को हिंदी निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों का संग्रह करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्र की यात्राएं की थी तथा इन स्थानों के संस्मरणों को भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक शैली में उन्होंने लिखा था। क्या गोरी क्या सांवली रेखाएं बोल उठी सत्यार्थी के संस्मरण के अनुसार संग्रह। सत्यार्थी जी के कुछ कृतियां, उनके प्रकाशन वर्ष सबसे पहले ध्यान दीजिए। हिंदी में लोक गायक धरती गाती है, वेला फूल आधी रात, बाजत आवे ढोल, चित्रों में लोटिया। तो इनका डेट आप देख लीजिए, इन्हें नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। कहानी संग्रह है चट्टान से पूछ लो, चाय का रंग, नए धान से पहले, सड़क नहीं बंधु, रथ के पहिए, कठपुतली, दूध गांच, ब्रह्मपुत्र, कथा कहो उर्वशी, ये पूछा गया प्रश्न है। तेरी कसम, सतलुज। निबंध संग्रह आप देखें, हिंदी एक युग का प्रतीक है, रेखाएं बोल उठी, क्या गोरी क्या सांवरी, कला के हस्ताक्षर। आत्मकथा लेखन है चांद सूरज के वीरन और नील यक्षिणी, सफरनामा पाकिस्तानी। उम्मीद करती हूँ यह मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आज होगा दोस्तों, ये 12 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, आप प्रश्नों को वॉच कीजिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।